Hello, class 8th. Very warm welcome to all of you once again. We are doing the last chapter of your chemistry, 8th class chemistry. इसमें हम दो लेक्चर्स कर चुके हैं. दिस इज गोइंग टू द थर्ड लेक्चर. इसमें हम कर क्या रहे हैं अभी जो करंट हमारा टॉपिक चल रहा है. वी आर स्टडिंग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं. उसमें हम क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कर चुके हैं. दैट इज वी हैव डन द डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन. ठीक है. एलोट्रॉप्स आपको पता है. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? किसी भी सब्सटेंस के जो एलोट्रॉप्स होते हैं दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर. केमिकली सेम है, फिजिकली डिफरेंट है. ठीक है. दैट इज वाई फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर. नाउ अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन. इसमें क्या है, ये क्या है? क्रिस्टलाइन में तो आपको पता था कि दी कार्बन एटम्स वर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप. एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज थे कार्बन एटम्स, एक दूसरे से अटैच थे उस तरीके से. तो वो पैटर्न चेंज नहीं होता था. तो दैट वाज क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. वो आपने पढ़ ली, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स. नाउ जब डायमंड के जो डायमंड के नहीं, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स हम अमॉर्फस फॉर्म पढ़ रहे हैं, मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. अमॉर्फस का मतलब हो गया मॉर्फोलॉजी. आप समझते हो ना, मॉर्फस का मतलब हैविंग अ पर्टिकुलर बॉडी, एक पर्टिकुलर शेप. अमॉर्फस मीन्स नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर शेप. कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं अमॉर्फस. उसकी बॉडी नहीं है. ठीक है. शेप या स्ट्रक्चर कुछ भी आप लिख सकते हैं. नाउ डेफिनेशन क्या दे रखी है आपको, देखिए. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, जो भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं हम, ऑफ अ सब्सटेंस आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड डू नॉट फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप, द सब्सटेंस इज कॉल्ड अमॉर्फस. कोई शेप नहीं है, कोई रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है, तो उसको हम अमॉर्फस बोल देते हैं. कार्बन की जो अमॉर्फस फॉर्म्स हैं दे आर कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक एंड गैस कार्बन. ये सारी कार्बन की अमॉर्फस फॉर्म्स हैं. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कोल. कोल के बारे में सबने सुना है, सब जानते हैं. कोल, कोयला जो है, इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल कैसे है? इट इज़, अच्छा, कोयला सबने देखा होगा आई होप. फॉसिल फ्यूल है, हार्ड ब्लैक सॉलिड होता है, मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, और उसके साथ साथ उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं. जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगे कोयले में, कोल में, उतना ज़्यादा वो स्मोक प्रोड्यूस करता है. तो इट ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus and sulfur as its as impurities. We can say impurities. otherwise जो प्योर कोल होगा उसका तो फॉर्मूला सिर्फ सी होगा ना, उसके अंदर तो सिर्फ कार्बन ही होगा. कार्बन ही एक अकेली चीज़ होगी उसके अंदर, तो क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, फॉस्फोरस एंड सल्फर. आपको इन सब के सिम्बल्स पता होने चाहिए. ठीक है. O2, N2, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब याद होना चाहिए. अब ये कहाँ कहाँ मिलता है? रशिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड जर्मनी. इंडिया में जो हमारी कोल माइंस हैं दे आर बेसिकली सारी की सारी इधर जो हमारी ईस्टर्न साइड है वहाँ पे सिचुएटेड है. झारखंड में देखिए, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में भी हैं थोड़ी सी. ये कोल की आपको फिगर दे रखी है, कोयला जो होता है वो. अब ये कोल बनता कैसे है? कोयला ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं, उसकी माइनिंग होती है. तो कोल ज़मीन के अंदर बनता कैसे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है. ये आपने मेरे ख्याल से पढ़ी होगी. पेट्रिफिकेशन, फॉसिलाइजेशन, फॉसिल्स कैसे बनते हैं, फॉसिल्स के बारे में कुछ आइडिया होगा शायद आपको. तो एनीवेज हम बात कर कैसे बनता है कोल. फॉर्मेशन ऑफ कोल, द इसकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जब वो फॉरेस्ट हमारे या एनिमल लाइफ कुछ ज़मीन के अंदर दबी रह जाए और उसमें डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस उसके साथ डील हो, मतलब वो बहुत अलग अलग तरीके से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे दब जाएं वो चीज़ें, मतलब कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई, एक सडन कैलामिटी हुई और जैसे एक बहुत फ्लरिशिंग फॉरेस्ट था वो एकदम दब गया. सपोज एक बहुत हरा भरा एक फॉरेस्ट है और एकदम से क्या हुआ, वोल्केनिक एरप्शन हुआ, तो वो जो फॉरेस्ट था वो एज सच वोल्केनो के लावा के नीचे दब गया.
उसमें अब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वो वहीं पे रह गया, तो वो पेट्रीफाई हो गया, वो फॉसिल में कन्वर्ट हो गया. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कोल. फॉर्मेशन ऑफ कोल टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट्स. ये 300 मिलियन साल पहले अर्थ में बहुत बहुत डेंस फॉरेस्ट थे. ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक एंड इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज, दीज फॉरेस्ट गॉट बेरिड अंडर द सॉइल. ठीक है, या तो अर्थक्वेक हुआ, जमीन फट गई, फॉरेस्ट नीचे दब गई, या वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, लावा आ गया, तब भी फॉरेस्ट दब गए. अब ड्यू टू हाई एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अब जब ये दब गए हैं, उनके ऊपर कवरिंग हो गई, या तो अर्थक्वेक हुआ अंदर चले गए, या उसके ऊपर लावा आ गया, तो एयर नहीं है वहाँ पे, है ना, एब्सेंस ऑफ एयर है. तो इस प्रोसेस में जो ये रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, दे स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल. वो जो बन गया दैट इज नोन एज कोयला और कोल, जो स्ट्रक्चर बना फॉसिलाइजेशन के बाद. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, ये प्रोसेस जो है. अब टाइप्स ऑफ कोल कौन कौन से होते हैं? कार्बोनाइजेशन बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है, हज़ारों लाखों साल लगे उसको बनने में. अब हमारा कोयला धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. इट्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन, नाउ इट इज़ फिनिशिंग. नाउ डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि वो कितना पुराना कोयला है और उसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा वो अच्छे से कार्बोनाइज हुआ है, उसके बेसिस पे कोल इज क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट इज पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट. ये 4 टाइप्स हैं कोल की. ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट. अब इसमें ना ये 4 टाइप्स हैं, ये किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है? ऑन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन. इसका मतलब ये हो गया कि इनमें कार्बन कंटेंट कितना है उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन का मतलब आप ऐसे कर लीजिए, इट मीन्स दैट द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट, कितना कार्बन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे. अगर जैसे बहुत सारे बच्चों को ना याद नहीं होता कि कैसे हम याद करें कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, सबसे इन्फीरियर क्वालिटी कोल कौन सा है, तो आप इसको ना अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लीजिए. और अल्फ़ाबेटिकली जब अरेंज कर लेंगे तो जो सबसे पहला वाला अल्फ़ाबेट है, जैसे अभी आप ये देखिए यहाँ पे ABLP, अगर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा? एंथ्रोसाइट आएगा, फिर बिट्यूमिनस आएगा, फिर लिग्नाइट आएगा एंड पीट आएगा. तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लीजिए. एंड ए से जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल, एंथ्रोसाइट. इट हैज़ गॉट मोर देन 90% ऑफ कार्बन कंटेंट इन इट. तो ये स्मोकलेस फ्यूल देता है. नेक्स्ट जो है दैट इज बी से क्या आ गया? बिट्यूमिनस. बिट्यूमिनस में 70 to 90% कार्बन कंटेंट होता है. थर्ड नंबर पे आ गया आपका लिग्नाइट. लिग्नाइट थर्ड है और उसका जो कार्बन कंटेंट इट इज़ लेस देन 60, इट इज़ मोर देन 60% बट लेस देन 70%, 60 to 70 के बीच में है. और जो लीस्ट, जो सबसे पुअर क्वालिटी का कोल है, या हम ये कहें कि जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, दैट इज़ पीट. और पीट में इट इज़ द कार्बन कंटेंट इज़ मच लेस देन 60%, 50% के आसपास होता है. और इनके कलर्स भी डिफर करते हैं अब कार्बन कंटेंट के हिसाब से. जैसे पीट में सबसे कम कार्बन है, इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. जो लिग्नाइट है उसमें थोड़ा ज़्यादा कार्बन है, इट इज़ ब्राउन इन कलर. बिट्यूमिनस जो है वो डार्क है, ब्लैक है. और जो एंथ्रोसाइट है इट इज़ मच मोर ब्लैक, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा. यहाँ पे ये थोड़ा सा फिगर दे रखिए कि प्लांट्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गॉट कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोल. सबसे पहला पीट, जिसका कि लेस देन 60% कार्बन है उसमें. फिर लिग्नाइट, जिसमें कि मोर देन 60% है. ये सब मतलब सबसे पहले पीट बना है, फिर उसको और फर्दर हायर टेम्परेचर दिया गया और टाइम के लिए उसको प्रेशराइज किया गया तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया. फिर लिग्नाइट को और प्रोसेसिंग हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? बिट्यूमिनस में. बिट्यूमिनस की और प्रोसेसिंग हुई तो वो एंथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो गया. कहने का मतलब यह है कि एंथ्रोसाइट इज द फाइनेस्ट रिफाइनेस्ट फॉर्म ऑफ कोल. So here again the third one is bituminous and the fourth and the best one is anthracite. तो आप इसको अल्फ़ाबेटिकली याद कर लीजिए. यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बेस्ट कौन सा और लीस्ट कार्बन कंटेंट वाला कौन सा है. ओके, अब एक एक करके देख लेते हैं. सबसे पहला पीट. पीट जो है अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर.
इनमें डिफरेंशिएट करने को आता है, तो ये आपको याद रखना है. इट इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल. इट हैज गॉट 50 to 60% ऑफ कार्बन कंटेंट. सबसे पहले जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स थे, जब वो दब गए ज़मीन के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, उनमें जो फॉर्मेशंस हुई, जो चेंजेस हुए, उसकी वजह से जो सबसे पहले जो कोल बना, दैट इज पीट. उसके बाद पीट जो है, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू आफ्टर फर्दर यूजेज ऑफ या फर्दर प्रेशर कंटेंट या फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लिग्नाइट. पीट जो है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया. अब लिग्नाइट इज ब्राउन इन कलर, सेकेंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, एंड इट हैज मोर देन 60% कार्बन कंटेंट एंड हैज बेटर बर्निंग एफिशिएंसी देन पीट. हार्ड है उससे और बर्निंग एफिशिएंसी बेटर है ऑब्वियसली. नेक्स्ट है बिट्यूमिनस. बिट्यूमिनस जो है, इट इज ब्लैक इन कलर, थर्ड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल. इसका जो कार्बन कंटेंट है दैट इज 70 to 90%. इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोल यूज्ड बाय द पावर प्लांट्स एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल. ये ध्यान रखिएगा कि पावर प्लांट में कौन सा कोल यूज कर रहे हैं हम, बिट्यूमिनस. हाउस होल्ड फ्यूल में कौन सा कोल यूज कर रहे हैं, बिट्यूमिनस. तो हमारी जो थर्ड वाली स्टेज है, वो वाला कोयला या कोल हम मैक्सिमम यूज करते हैं पावर प्लांट्स में भी और डोमेस्टिक यूज के लिए भी. हाउस होल्ड फ्यूल का आप ये कह सकते हैं डोमेस्टिक यूजेज. ठीक है, ये दोनों में ही कौन सा कोयला यूज हो रहा है, बिट्यूमिनस कोल. देन इट प्रोड्यूसेस बोथ. अब जो बिट्यूमिनस को बर्न किया तो इट प्रोड्यूसेस बोथ volatile and non-volatile substances on burning. Okay, next, it exists in different varieties such as, अच्छा bituminous की भी different varieties हैं, high, medium and low depending upon the percentage of carbon present in it. bituminous को भी different तरीके से classify कर सकते हैं. The final is anthracite. Final product जो best coal है, that is the anthracite. It is hardest, dense and black. It contains more than 90% carbon. It is the purest variety of coal. It takes time to catch fire. बहुत hard है तो इसको जलने में थोड़ा time लगता है. Burn होने में, इसका ignition temperature थोड़ा high है तो burn होने में थोड़ा time लगता है. But once it starts burning, it burns for a long time. क्योंकि कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा, वो पूरी कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगी तब वो फिनिश होगा, वो जलता रहता है. तो इट बर्न्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ यूजेस ऑफ कोल. कोल यूज़ क्या करते हैं हम, पहले ज़माने में स्टीम इंजन्स जो थे, ट्रेन जो थी वो स्टीम इंजन से चलती थी, उसमें कोल यूज़ होता था. स्टीम इंजन्स में कोल फ्यूल की तरह यूज़ होता था. इट वॉज यूज टू रन दी ट्रेन्स. नाउ इट इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अब आपको पता है कि कोल की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड. हमने काफ़ी एग्जॉस्ट कर लिया है अपने कोल के रिसोर्सेज को. सो नाउ वी हैव टू सर्च फॉर मोर रिलायबल सोर्सेज जो कि नेचुरल हों और सस्टेनेबल हों. ऐसे सोर्सेज को हम यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं और यूज़ करने की कोशिश में भी हैं. ठीक है, coal once it finishes, it will take millions and millions of years to regenerate it. So of course coal is not very efficient. एफिशिएंसी है कि मतलब वर्क बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसकी ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर कहाँ से लेके आओगे आप, है ना. तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेगी. ओके, देन इट इज़ और क्या यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड्स. हमारे विलेजेस में फ्यूल की तरह यूज़ होता है, चूल्हे जलाने में यूज़ होता है कोयला. इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, नेप्थलीन एंड एनिलीन. ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कि कोल यूज़ होता है जिनके प्रोडक्शन में, बेंजीन, नेप्थलीन एंड एनिलीन. देन इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर कोक, कोल गैस एंड कोल तार. ये सारे जो अभी आप पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोसेस आपकी दे रखी है सिलेबस में, उसमें आप देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं. देन इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स एंड परफ्यूम्स. टायर्स में भी यूज़ होता है, टायर जो बनाते हैं टायर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है ये. ठीक है, ओके. देन डिस्ट्रक्टिव, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कि कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है. ये जो टर्म है ये आपने पहले पढ़ी होगी, ये टर्म याद रखिएगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप एयर की एब्सेंस में जब हीट करते हैं, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. सो coal is strongly heated in closed retorts in the absence of air to get various useful products. This process is called destructive distillation of coal. Okay.
अब हम ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं. टू स्टडी द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एक्टिविटी. क्या क्या चाहिए, मैं 1 मिनट इसको ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाएगा. ठीक है, पूरा एक बार में. ओके. बॉइलिंग क्या क्या चाहिए, अ बॉइलिंग ट्यूब, a burner, a conical flask, a stand, finely powdered coal, cork and 2 delivery tubes. ये सारा हमारा apparatus है. Things needed means apparatus. आप यहाँ पे अब बड़े हो गए हैं तो things needed की जगह apparatus लिखेंगे तो it would be better. ओके, मेथड क्या है, ये देखिए apparatus देख लिया आपने. ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. इसमें आपको ना ये दे सकते हैं एग्जाम में कि ये डायग्राम दे देंगे, लेबलिंग करने को दे देंगे आपको, या तो बनाने को देंगे या लेबलिंग करने को दे देंगे, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये क्यों बना, ये कैसे बना, इसका यूज़ क्या है. ऑल दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखो ये टेस्ट ट्यूब लिए, बर्नर, ये बर्नर हो गया. यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है जिसको हॉरिजॉन्टल करके लगाया हुआ है स्टैंड पे, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है, पाउडर्ड कोल. एंड वो टेस्ट ट्यूब जो है इट इज़ क्लोज्ड विद अ कॉर्क. कॉर्क में एक होल है जहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब आ रही है. वो डिलीवरी ट्यूब एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर एंटर करिए. कोनिकल फ्लास्क इज ऑल्सो क्लोज्ड विद अ कॉर्क, जिसके अंदर 2 होल हैं, 2 डिलीवरी ट्यूब आ रही हैं. एक आ रही है, एक से हम लेकर आएंगे गैसेस, और एक से कोल गैस बाहर जाएगी. ठीक है, ओके. सो अपैरेटस सेटअप हो गया. अपैरेटस को आप स्टडी कर लीजिए, इसको डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डायग्राम बनाने को भी आ जाता है. नाउ व्हाट हैव दे डन, दे हैव टेकन पाउडर्ड कोक, पाउडर्ड कोल मतलब कोयले का चूरा लिया है एक बॉइलिंग ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में, अच्छी सी टेस्ट ट्यूब जो कि टूटे ना, अच्छी क्वालिटी की, और फिर उसको हीट करना शुरू किया है बर्नर के थ्रू. अब जैसे ही हीट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले ना कुछ काला काले सूट जैसे पार्टिकल्स निकलने शुरू होंगे, और वो टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे माउथ पे कलेक्ट हो जाएंगे, कॉर्क के नीचे यहाँ पे. ठीक है, तो ये क्या है, गैस कार्बन, और बाकी जो है वो सारा वेपर जो है इसमें जाएगा. ये यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, देखो. On heating the powdered coal, you observe the formation of dark brownish vapor. Some of the carbon particles present in the vapor get solidified near the mouth of the test tube and they are known as gas carbon. तो gas carbon मिल गया सबसे पहले आपको. Next, the vapor escapes into the conical flask containing water through the delivery tube and condenses to form 2 distinct layer. अब जो vapor था, देखिए यहाँ पे जो वेपर निकल के आया ना, ये इसके अंदर जा रहा है इस ट्यूब के थ्रू. कॉनिकल फ्लास्क में पानी है, यहाँ पे ये 2 डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट हो गया. जो अपर लेयर है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड वाटर, इट इज नोन एज अमोनियकल लिकर, जो कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है बट ट्रांसल्यूसेंट है. और नीचे जो ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट हो गया दैट इज कोलतार. ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, सेटल डाउन हो जाएगा कोलतार. द टॉप लेयर कंटेन्स क्लियर लिक्विड called the ammoniacal liquor and the lower layer contains thick black liquid called the coal tar. और एक कलरलेस गैस जो इस मिक्सचर में से निकलेगी, जो सेकंड डिलीवरी ट्यूब से बाहर जाएगी, दैट इज नोन एज कोल गैस. कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन एंड इथिलीन. क्या क्या है इसमें कोल गैस में, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन एंड इथिलीन. इथिलीन क्या हो गई, C2H4. ठीक है, ये 4 गैसेस इसमें कोल गैस में मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है. मिक्सचर का मतलब हो गया इनकी परसेंटेज वेरी करती है. देन जो बॉइलिंग ट्यूब थी उसमें क्या बच जाएगा, उसमें ब्लैक रेजिड्यू एक रह जाएगा, दैट इज नोन एज दी कोक. ये आपको दे रखी है इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, कि कोल को जब हमने स्ट्रांगली हीट किया इन क्लोज्ड रिटॉर्ट्स, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले, हमें मिला कोक जो कि टेस्ट ट्यूब में ही रह गया, कोलतार जो कि हमारा जो कोनिकल फ्लास्क था उसमें बॉटम में सेटल डाउन हो गया डार्क कलर की लेयर, अमोनिकल लिकर मिला हमें. अमोनिकल लिकर जो था हमारा कोनिकल फ्लास्क में ऊपर की तरफ रहा और क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड की फॉर्म में हमें मिला, एंड कोल गैस जो थी वो इवॉल्व हो. तो ये 4 चीज़ें आपको मिली हैं. कंक्लूजन क्या हमारे एक्सपेरिमेंट का, दैट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोड्यूसेस कोक, गैस कार्बन,
कोल तार, अमोनिकल लिकर एंड कोल गैस। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोक मिला, गैस कार्बन मिला, कोल तार मिला, अमोनिकल लिकर और कोल गैस। ओके, देन आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने। सबसे पहले कोक। कोक क्या है? ब्लैक पोरस सॉलिड सब्सटेंस। इट इज़ द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कंटेन्स 98% कार्बन। इट इज़ obtained एज अ रेजिड्यू ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मतलब जो टेस्ट ट्यूब में जो रह गया है वो चीज़ है ये, ठीक है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है बर्निंग में, इसकी बर्निंग कैपेसिटी या एफिशिएंसी बहुत हाई है। It is not commonly used. Why? Because it is expensive. बहुत महंगा पड़ता है. That is why it is not used as a common household fuel. यूज क्या है इसके? अब दो तरह के कोक हैं, हार्ड कोक एंड सॉफ्ट कोक। हार्ड कोक इज लाइट एंड लस्ट्रस, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। सॉफ्ट कोक इज ब्लैक एंड पोरस एंड इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड फर्नेसेस। ये डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा। हार्ड कोक जो है वो लाइट होता है, लस्ट्रस होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। सॉफ्ट कोक जो है ब्लैक है, पोरस है और घर में यूज होता है। देन आगे कहाँ कहाँ यूज होता है? इसेंशियल रॉ मटेरियल इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील की प्रोसेसिंग पढ़ेंगे आप, तब उसमें आपको ये पता चलेगा कि फर्नेस को हीट करने में कोक यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कोक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बहुत ज़्यादा यूज होता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल्स के साथ मेटल्स जो हैं ओर्स में होती है ना, चाहे सल्फेट ओर हो या क्लोराइड ओर हो या सल्फाइड ओर हो, अलग अलग ओर्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं। तो जो कोक है वो ऑक्सीजन वगैरह को लेकर निकल जाता है और मेटल रह जाता है, मतलब रिडक्शन ऑफ ओर्स में यूज होता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर मेटालिक कार्बाइड्स, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, मेटल कार्बाइड्स, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या हो गया? CaC2। ओके, ये आपको नज़र तो आ रहा है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO+H2, ठीक है। वाटर गैस जो है एक मिक्सचर है CO+H2 का, 1:1 के रेशियो में, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। एंड प्रोड्यूसर गैस का होता है CO+N2। ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज कोल तार। अब कोल गैस मिल गई हमें, सॉरी कोक मिल गया, अब हम कोल तार की बात करें। कोल तार आप सबने देखा होगा, रोड्स बनती हैं तो जो ब्लैक बिल्कुल थिक लिक्विड जो रोड्स बनाने के लिए यूज होता है, दैट इज कोल तार। तो कोल तार इज अ ब्लैक एंड थिक लिक्विड। इट इज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल एक बड़ी अजीब सी होती है। एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। आपने आई एम श्योर कहीं ना कहीं देखा होगा इसको। देन कोल तार का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाए तो फिर हमें फर्दर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलते हैं? अच्छा, कोल तार आप किस चीज़ में यूज़ होता है? डाइज में, एक्सप्लोजिव्स में, पेंट्स बनाने में, वार्निशेस, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड इवन ड्रग्स, मेडिसिन में भी यूज़ होता है। इसके बाद आई हमारी कोल गैस। कोल गैस बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल, क्योंकि बर्निंग एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, इसीलिए। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। वो इंडस्ट्रीज जो कि कोल पावर प्लांट्स या कोल प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके पास हैं, वो इस कोल गैस को बहुत आसानी से यूज़ कर लेती हैं अपने लिए, फ्यूल के लिए अपनी। नेक्स्ट इज अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर है, अमोनिया है, तो इट इज यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स। अमोनिया के फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बन जाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से हम यहीं तक करेंगे, चारकोल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि चारकोल पे जाएंगे तो फिर हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा। चारकोल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे हम बस यहीं तक कर रहे हैं कि इनके यूजेस क्या हैं। सारे जो प्रोडक्ट्स हमें मिले थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से, उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो ये आपकी जो ये एक्टिविटी है, दिस इज़ पर्टिकुलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि इस एक्टिविटी का डायग्राम आता है एग्जाम में। या तो आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाने को दे देंगे, या फिर आपको डायग्राम दे देंगे और उसकी लेबलिंग करवाएंगे आपसे, और उस पर क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट नंबर 1 क्या है, इसका यूज़ क्या है, या क्या निकल रहा है, फिर वो कहाँ यूज़ होता है, कैसे निकल रहा है, सबसे एफिशिएंट क्या है, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो ये एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। इसमें आपके पास कोई भी स्कोप नहीं है कुछ भी छोड़ने का। ये चैप्टर इन इटसेल्फ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें भी ना ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ ये आप ज़रूर कर लीजिएगा,
ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर एंड डू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई इशू है तो डू लेट मी नो, ओके। आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स एंड आई रिप्लाई। टेक केयर।